हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस रेलवे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त, जो भी कैंडिडेट पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि लाइव चैप्टर में हम दो वीडियो अपलोड किए हैं। एक लेंस का किए हैं, एक दर्पण का किए हैं। सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो प्रतिबिंब से बनता है, और प्रतिबिंब का जरूर वीडियो देखिएगा। और साथ में आपको लाइव सेशन भी हम देंगे, क्योंकि अभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण अभी लाइव सेशन हम नहीं ले पा रहे हैं। आपको जितना भी थ्योरी का वीडियो जाएगा 20 से 25 मिनट का, उसको जरूर देखेगा। और उसके बाद लाइव जो सेशन आएगा वहां से आपको हम क्लियर कंसेप्ट करेंगे, जो भी थ्योरी में बताएंगे वही प्रश्न आपको वो वहां देखने को मिलेगा। ठीक है। और लाइव सेशन में फायदा ये होगा कि एक क्वेश्चन से कम तो 3 से 4 प्रश्न हम बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहां कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। आपको भी पता है कि साइंस एक ऐसा पोर्शन है कि आपको कंसेप्ट जो क्लियर होगा वो लाइव सेशन या डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है उस हिसाब से ही आप कर सकते हैं। अब आज का सेशन जो देखिएगा, आज हम सेशन में प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और समतल दर्पण के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है। क्योंकि आप ही पिछले ग्रुप डी में जो भी कैंडिडेट बैठे होंगे उनको पता होगा कि प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन से अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। अब अपवर्तन में कुछ स्नेल का नियम है, उसको अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो में लंबा हो जाएगा। इसलिए 3 टॉपिक रखे हैं: प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन और समतल दर्पण। और कुछ प्रकाश का अपवर्तन का टॉपिक अगले वीडियो में जाएगा। अब चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अब आज हम टॉपिक लेके आए हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। अब प्रकाश के परिवर्तन पढ़ने से पहले कुछ हम बताते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश अगर बात करिएगा तो प्रकाश एक दो, जिसे मानिएगा तो 2 वैज्ञानिक आया था प्रकाश के बारे में जिक्र करने। एक बताया था प्रकाश एक कण है और एक बताया था प्रकाश एक तरंग है। उसी हिसाब से हम देखेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में काम करता है, क्योंकि आप अंधेरे में, कोई भी कैमरा में अंधेरे में रहिएगा या घर में अंधेरे में रहिएगा तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। अगर प्रकाश मिलेगी तभी वस्तु को दिखेगा। समझाने का हम प्रयास करते हैं, जिसे समझेगा कि जैसे ये वस्तु है, अगर देखेगा तो ये हम वस्तु रखे हुए हैं, ये वस्तु रखे हुए हैं, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है। अब यहाँ से कोई भी किरणें को हम देते हैं, प्रकाश देते हैं, यहाँ से प्रकाश हम अगर देंगे तो प्रकाश यहाँ से इस पर पड़ेगा तो इस वस्तु को क्या करेगा, तो अंजूरा कर देगा। या कहने का मतलब इस पर प्रकाश जब पड़ेगा ये वस्तु दिखने लगेगा, और यही वस्तु दिखेगा। तो यही से परावर्तन के बाद ये है जो यहाँ कोई भी व्यक्ति खड़ा है, कोई भी व्यक्ति कहते हैं कि खड़ा है, तो इस व्यक्ति पर यहाँ लाइट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से प्रकाश पड़ेगा तो इस वस्तु पर, और इस वस्तु है जो प्रकाश को क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, और परिवर्तन के बाद इस मनुष्य पर जाएगा या इस व्यक्ति उस वस्तु को देख पाएगा। ठीक है। तो ये कहानी आया प्रवर्तन का, कि यहाँ से प्रकाश एक गया और ये परिवर्तन करके एक वस्तु को कहां परिवर्तन कर दिया, तो मनुष्य के आंख तक कर दिया। सिंपल भाषा में हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी आप वस्तु को देखते हैं तो परिवर्तन के कारण ही देखते हैं, क्योंकि रोशनी जो भी आप देते हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कह सकते हैं परिवर्तन जो होता है वो हमारी आंखों तक होता है, तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। अगर प्रकाश का परिवर्तन से पहले प्रकाश के अगर बारे में देखेगा तो कुछ डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं को देखने में मदद करती है। अब हम देखेंगे प्रकाश होता क्या है, अब प्रकाश में परिवर्तन किस हिसाब से काम करता है वो देखिएगा। अब यहाँ अगर हम बात करिएगा, जो भी डिफिनेशन लिखाएंगे, क्योंकि यहाँ डिफिनेशन तो बोर्ड पर लिखना मुश्किल है, हम जो भी लिखवाएंगे वो लिखते जाइएगा। उससे क्या होगा कि आपको कंसेप्ट भी थोड़ा डेवलप करेगा। जैसे प्रकाश के बारे में भी हम बताएं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। पहला हो गया। जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है तो यह प्रकाश को परिवर्तित करता है, और जब परिवर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हमें वस्तुओं को देख पाते हैं। सिंपल में यही हम बात बताएं कि जैसे एक हो गया वस्तु, ये देखिएगा तो ये हो गया कोई वस्तु हो गया, और वस्तु हो गया, और यहाँ से अगर कोई भी हम प्रकाश देंगे तो ये प्रकाश ही वस्तुओं पर पड़ता है, और यही वस्तु है जो प्रकाश को क्या कर देता है, तो बिखेर देता है, या प्रकाश को परिवर्तन करता है। तो परिवर्तन करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, परिवर्तन करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब इस वस्तु की जानकारी मिलता है। आगे बोला है प्रकाश की समान घटनाएं होती है, जैसे परछाई का बनना, परछाई का निर्माण जो होता है वो प्रकाश के कारण ही होता है। फिर तारे का टिमटिमाना भी होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होना, ये सारा होता है जो प्रकाश की घटनाएं हैं। अब प्रकाश
दो प्रकार के हो सकता है, या प्रकाश निम्न प्रकार के हो सकता है, क्योंकि प्रकाश एक तरंग भी है और तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग भी काम करता है और यांत्रिक तरंग भी काम करता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग का अगर बात करिएगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन यांत्रिक तरंग की माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे यांत्रिक तरंग में एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, जैसे ध्वनि हो गया, फिर हो गया ठोस हो गया, कोई भी वस्तु लीजिएगा जिसका माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश दो रूप में बढ़ता है, प्रकाश दो रूपों में बढ़ता है, ये समझिएगा। अगर हम प्रकाश का अगर बात करिएगा तो प्रकाश को देखिएगा, प्रकाश एक तरंग भी है। अगर हम बात करेंगे प्रकाश एक तरंग है और प्रकाश एक कण के रूप में भी गमन करता है, कण के रूप में भी गमन करता है। तरंग के रूप में पहला बोलेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, और दूसरा अगर बात करेगा तो यांत्रिक तरंग हो गया, यांत्रिक तरंग हो गया। अब विद्युत चुंबकीय तरंग है जो इसका माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन इसका माध्यम की आवश्यकता होता है, माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता होता है, समझिएगा। जिसे इसका एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, इसका जैसे ध्वनि ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न जो बनता है वो ध्वनि से बनता है, और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसको माध्यम की आवश्यकता होता है। तो एक यांत्रिक तरंग हो गया, एक विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। अब इसके आगे देख भी सकते हैं कि यांत्रिक तरंग में अगर बात करिएगा तो इन्हें यात्रा करने के लिए एक माध्यम जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ठोस हो गया, जिसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। और दूसरा में विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, जैसे एक्सरे देखे होंगे तो एक्सरे को माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं एक्सरे। कौन सा हो जाएगा, तो एक्सरे हो गया इसका एग्जाम्पल में। ये हो गया जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। अब मेन टॉपिक पर हम आते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में देखेंगे। अब प्रकाश का प्रवर्तन देखिएगा, देखिएगा प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन देखिएगा। अब प्रकाश का अगर हम परिवर्तन की बात करिएगा तो प्रकाश का परिवर्तन एक सतह से टकरा के या एक चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाना ही प्रकाश का परिवर्तन होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम मान लेते हैं समतल रेखा खींचते हैं, ठीक है। अब समतल रेखा पर अगर इसको हम बाहर से पेंट कर दिए, इसको बाहर से क्या कर दिए, हम पेंट कर दिए, ये बाहर से पेंट हो गया। अब इस पे एक अभिलंब खींचते हैं, ये हो गया इसका अभिलंब हो गया। अब कोई भी किरणें अगर यहाँ से हम भेजते हैं, कोई भी किरणें अगर यहाँ से हम भेजते हैं तो ये किरणें जो आता है वो चिकनी सतह से क्या करेगा, टकराएगा, और चिकनी सतह से टकरा कर फिर उसी दिशा में वापस लौट जाता है, उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो ये जो प्रकाश की किरणें यहाँ आया और इस समतल प्लेट पर टकराया और फिर वापस आ गया, ये हो गया परावर्तन। अब इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, तो आपतित किरण बोलते हैं, समझिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, तो आपतित किरण बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं प्रवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण हो गया, ठीक है। और इसका क्या बोलेंगे, तो इसी को हम अभिलंब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, समझिएगा। जैसे ये बताइए कि कोई भी किरणें को हम सीधे समतल प्लेट पर भेजते हैं तो यहाँ से कोई भी किरणें आती है और समतल प्लेट से टकरा कर अगर वापस लौट जाती है, यही होता है प्रकाश का प्रवर्तन होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ये जो आई बनता है, इसी को हम बोलते हैं आपतन को। हम लिख सकते हैं कि आई जो होगा, एंगल आई होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और यहाँ देखिएगा कि अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इसको एंगल आर हम लेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो एंगल आर को हम बोलेंगे प्रवर्तन कोण। इसको क्या बोलेंगे, तो प्रवर्तन कोण बोलेंगे,
प्रवर्तन कोण बोलेंगे। तो ये बताइए कि आई और आर जो हो गया, ये आई हो गया जो आपतन कोण हो गया और ए हो गया जो प्रवर्तन कोण हो गया। अब इसमें याद रखेगा कि आपतन कोण है जो प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण जो होगा वो प्रवर्तन कोण के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना डिग्री का कोण आपतन कोण बनाएगा उतना ही डिग्री का कोण प्रवर्तन कोण बनाएगा। कहने का मतलब सिंपल समझिएगा कि कोई भी वस्तु को अगर आप फेंकिएगा और जितना डिस्टेंस कवर किया है उतना ही से अगर वापस चला रहा है तो कहिएगा तो परिवर्तन जो हुआ वो सेम डिग्री से फेंका गया है, सेम डिग्री से फेंका गया है। कहने का मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल समझिएगा कि जैसे ये समतल प्लेट हो गया। अब समतल प्लेट को हम वेट कर दिए, ये वेट हो गया। अब यहाँ से कोई भी किरणें को हम भेजेंगे, कोई किरणें आए और इस समतल प्लेट के साथ अगर मानते हैं कि 30 डिग्री का कोण बनाता है, समतल प्लेट के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाता है तो 30 डिग्री का बनाता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि बताइए परावर्तन कोण कितना है और आपतन कोण कितना है। तो समझिएगा, ये बताइए कि समतल प्लेट पर टकराया है तो यहाँ से आप एक अभिलंब खींचिएगा, ये अभिलंब हो गया। अब आपको पता है कि समतल प्लेट और अभिलंब के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये बताइए कि जब 30 डिग्री ये हो गया तो यहाँ कितना बचा, तो यहाँ जो देखिएगा यहाँ बच गया 60 डिग्री, यहाँ कितना बच गया तो 60 डिग्री कोण बचा। अब आपको पता है कि ये हो गया आपतन कोण, तो आपतन कोण कितना आ गया तो आपतन कोण आ गया 60 डिग्री। और हम कंसेप्ट भी बताए हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ से परावर्तन कोण भी कितना देखने को मिलेगा 60 डिग्री भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ से ये भी बनता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग कितना होगा, तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण का योग जो होगा वो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा तो टोटल 120 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ समझिएगा कि प्रकाश का प्रवर्तन होता है, जो कोई भी किरणें आती है और चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, वही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, फिर ये याद रखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच डाला गया जो आपतित किरण अभिलंब के बीच में क्या कहलाता है आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में क्या कहलाता है परावर्तन कोण कहलाता है। एक पॉइंट और यहाँ याद रखिएगा कि कभी भी प्रश्न में अगर समतल दर्पण से बोला जाए, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी किरणें को अगर हम समतल दर्पण के साथ अगर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो कभी भी प्रश्न में ये आ सकता है कि समतल दर्पण और आपतित किरण के बीच अगर 60 डिग्री बनाएगा तो परावर्तन कोण कितना बच जाएगा 30 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, आगे भी एग्जाम्पल में भी हम समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन समझेगा, जैसे प्रश्न में आपसे पूछ दिया जाता है, प्रश्न देखिएगा कि अगर कोई भी रेखा पर या कोई भी दर्पण या चिकनी सतह पर, ये चिकनी सतह हो गया, ये चिकनी सतह पर कोई भी किरण आती है और समतल दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है, यहाँ तक तो ठीक है। तो कोई भी किरण आती है और समतल दर्पण से टकराती है तो समतल दर्पण और आपतित किरण के साथ अगर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा। तो समझिएगा सिंपल इस पर एक अभिलंब डालिएगा, सिंपल इस पर एक अभिलंब डालिएगा, ये हो गया अभिलंब। अब आपको पता है कि अभिलंब और समतल दर्पण के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब 90 डिग्री का कोण बनता है 60 डिग्री हो गया तो ये कितना बच गया तो ये बच गया 30 डिग्री बच गया। अब आपको पता है कि अगर एंगल आई या आपतन कोण जो आया है वो 30 डिग्री आया है, और कंसेप्ट में भी हमको पता है कि एंगल आई होता है जो एंगल आर के बराबर होता है। तो अगर एंगल आई अगर दे दिया है 30 डिग्री तो एंगल आर भी हमको कितना दे होगा तो 30 डिग्री होगा। अब ये बताइए कि अगर ये 30 डिग्री हुआ है, 30 डिग्री हुआ है तो ये कितना हो जाएगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी बराबर आ गया है और ये भी बराबर हो गया है, और ये पूरा क्या हो गया तो ये पूरा का योग कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये था प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन से ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है, प्रश्न जो बनता है प्रकाश का अपवर्तन से ज्यादा प्रश्न बनता है। और इसे एमसीक्यू में भी आप देख रहे होंगे कि जितना भी प्रीवियस पेपर लगाते होंगे तो प्रकाश के परिवर्तन के बारे में सिर्फ यही प्रश्न बनता है कि कोई भी किरणें अगर समतल दर्पण पर टकराती है थीटा कोण पर तो बताइए परावर्तन कोण कितना डिग्री का बनेगा। तो भी एग्जांपल से हम समझा दिए हैं, यही करिएगा। समतल दर्पण से बोलेगा तो इस साइड लीजिएगा, अगर अभिलंब से बोलेगा तो ये साइड लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। अगर हम बात करते हैं
प्रकाश का अपवर्तन देखिएगा। अब प्रकाश का अपवर्तन देखिएगा तो सिंपल हम समझाते हैं, समझिएगा। एक सेकंड, इसे ये वाला देखिएगा। ये जो देख रहे होंगे, अगर मानते हैं कि ये पूरा जो है पारदर्शी है, ठीक है, अगर हम यहाँ प्रकाश दे रहे हैं तो वापस उस साइड चला जा रहा है, तो ये क्या होता है, अपवर्तन हुआ है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना ही अपवर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये लेते हैं, कोई भी कांच लेते हैं, ठीक है, और कांच लेते हैं और अगर इस पर हम प्रकाश डालते हैं और प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश कर जाता है तो यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। लेकिन अगर हम उसी को एक साइड पेंट कर देते हैं, जैसे ये बताइए कि यहाँ अगर हम पेंट नहीं करते हैं तो यहाँ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ही प्रवेश कर जाता है। अगर माध्यम इसको ए मानते हैं और इसको माध्यम बी मानते हैं तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना ही अपवर्तन कहलाता है। लेकिन यही अगर कांच को या इसी रेखा को अगर हम पेंट कर देते हैं, ये पेंट हो गया, तो ये क्या करेगा, अब इसका परिवर्तन कर देगा। तो ये यहाँ से जो भी किरणें आएगी टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाता है, तो ये था परावर्तन। अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अब प्रकाश के अपवर्तन जो होता है, इसे प्रश्न अच्छा खासा पूछ लिया जाता है कि कौन सा जगह सघन माध्यम से कोई भी किरणें आती है तो विरल माध्यम में अविलंब से दूर भागेगा या अविलंब की ओर सटेगा, तेज होगा या धीमा होगा, वो हम समझेंगे। जैसे यहाँ अगर हम लेते हैं कि कोई भी अगर रेखा खींचते हैं, ठीक है, ये कोई रेखा हो गया और यहाँ अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, समझिएगा, ये अभिलंब हो गया। अब यहाँ से कोई भी किरणें को अगर हम भेजते हैं, कोई भी किरणें को यहाँ अगर भेजते हैं तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना की क्या कहलाता है, जो अपवर्तन कहलाता है। अब अपवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है सघन माध्यम, एक लिखिएगा सघन माध्यम, एक होता है सघन माध्यम और दूसरा का अगर बात करेंगे तो दूसरा होता है विरल माध्यम। दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है, तो विरल माध्यम होता है। एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। अब हम सघन माध्यम पर चलते हैं कि सघन माध्यम में क्या बनेगा और विरल माध्यम में क्या बनेगा। अब सिंपल यहाँ लिखिएगा, इसे यहाँ से हम एक लाइन खींच लिए, ठीक है, और यहाँ से अभिलंब हम खींचेंगे, ये हो गया अभिलंब। इसको हम मान लेते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम, और इसको हम मान लेते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम, समझिएगा। अब ये बताइए कि यहाँ से कोई भी किरणें को हम भेजते हैं, यहाँ से कोई भी किरणें हम भेजते हैं, ठीक है, यहाँ आया, इसको जाना चाहिए था सीधा, इसको जाना चाहिए था क्या, सीधा, लेकिन क्या हो गया, ये अविलंब से दूर भाग गया, अविलंब से दूर भाग गया। अब क्यों दूर भागा है वो समझिएगा। सघन माध्यम का मतलब होता है सटे सटे और विरल माध्यम का मतलब होता है हटे कटे। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप सब्जी मंडी में जाइएगा तो आपका स्पीड घट जाएगा, क्योंकि वहाँ खाना लोग हैं, वहाँ सटे सटे लोग हैं, तो स्पीड भी घट जाएगा। और स्पीड घटने के कारण क्या होगा कि आप जिसे बहुत धीरे धीरे चल पाइएगा। अगर विरल माध्यम का बात करेगा तो अगर क्लियर रोड आपको मिलेगा तो आप तेजी से गति कर सकते हैं। अब ये बताइए, यहाँ सघन माध्यम से जब प्रवेश करेगा और विरल माध्यम में आइएगा तो विरल में तो आपको खाली जगह मिलेगा, और खाली जगह मिलने के कारण ये क्या होता है, अविलंब से दूर भाग जाता है, अविलंब से क्या हो जाता है, दूर भाग जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अगर हम सघन माध्यम से, यहाँ नोट में करके लिख सकते हैं, अगर हम सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आते हैं, विरल माध्यम में आते हैं तो अविलंब से दूर जाता है, अविलंब से दूर जाता है। और गति क्या होता है, गति बढ़ जाता है, समझिएगा। अब हम जो समझाते हैं वो लिखेगा, ये लिख भी लीजिएगा, वही सब समझा भी देते हैं। अगर प्रश्न डायरेक्ट आपसे बनेगा कि अगर कोई भी वस्तु को हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो हमको हमारा जो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कि अविलंब से दूर भागेगा और गति धीमा हो जाएगा, अविलंब से पास आएगा गति तेज हो जाएगा, या अविलंब से दूर भागेगा और गति बढ़ जाएगा। तो यही ऑप्शन मारिएगा कि अविलंब से दूर जाएगा। देखिए अविलंब से दूर जा रहा है और ये बताइए कि इसका गति बढ़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ अविलंब से दूर जा रहा है और गति क्या हो जाएगा, तो गति इसका बढ़ जाएगा, गति बढ़ जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, ये अविलंब है, ये क्या है,
अभिलंब है। तो अभिलंब से दूर हो गया और गति क्या हो गया, कम हो गया, गति कम हो गया। अब दूसरा केस और हम लेते हैं, दूसरा केस समझिएगा, यहीं पे ले लेते हैं। दूसरा केस में अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो दूसरा केस में अगर इसी को हम ले और एक ही लाभ खींच, ठीक है, इसको हम विरल माध्यम मानते हैं, ये विरल माध्यम, और इसको हम सघन माध्यम, सघन माध्यम मानते हैं। अब ये बताइए कि अगर विरल माध्यम से कोई भी वस्तु को अगर हम भेजेंगे, ये विरल माध्यम से कोई भी किरणें आ रही है, ठीक है, इसको जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या हुआ, अविलंब की ओर सट गया। अब अविलंब की ओर सटने का रीजन समझिएगा कि यहाँ खाली स्थान था, खाली स्थान से आएगा और यहाँ घने घने लोग हैं, और जब घने घने लोग रहेगा तो क्या होगा, अविलंब की ओर सट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, अविलंब की ओर सट गया, अभिलंब, अभिलंब की ओर सट जाएगा, सट जाएगा, और गति भी कम जाएगा, गति भी कम जाएगा, जाएगा। तो ये बताइए, अभिलंब से सट जाएगा और गति भी इसका क्या हो गया, कम जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आए थे, तो ये बताइए अभिलंब से दूर गया था और गति क्या हो गया, बढ़ गया था, अभिलंब से दूर गया था और गति बढ़ गया था। एक बार नोट डाउन करिएगा, हम वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें नोट डाउन करिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि बताइए कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई भी वस्तु जाती है तो क्या देखने को मिलता है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो अभिलंब से दूर जाएगा और गति बढ़ जाएगा। तो लिखिएगा, अभिलंब से दूर जाता है और गति बढ़ जाता है। ये केस था पहला। दूसरा केस अगर देखिएगा तो यहाँ पे दूसरा देखिएगा, दूसरा में कहा गया है कि अगर विरल माध्यम से, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आता है, तो ये बताइए कि अविलंब की ओर सट जाएगा, क्योंकि ज्यादा घने रहेगा तो अविलंब की ओर सट जाएगा और इसका गति भी क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। सिंपल बताए भी थे कि मार्केट में जाइएगा तो सघन माध्यम हो गया, तो वहां क्या होगा कि अविलंब की ओर सटिएगा, मतलब एक दूसरे से रगड़ के चलिएगा, और रगड़ के चलेगा तो आपका गति भी कम हो जाएगा। तो वही हो गया कौन सा, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करना। ये पॉइंट जरूर लिखिएगा। आगे चलते हैं। अब अपवर्तन का कुछ केस होता है जो स्नेह के नियम के साथ भी काम करता है, वो अगले टॉपिक में हम बताए हैं, अगले टॉपिक में बता देंगे, क्योंकि वो लंबा वीडियो भी हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे, तो इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल आपसे हम पूछ लेते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, कमेंट में आंसर दीजिएगा। इसे पहला न्यूमेरिकल में हमें पूछ रहे हैं कि जैसे ए ले लिया, हम समतल रेखा ले लिए, ठीक है, और समतल इसको हम पेंट कर दिए, इसको हम क्या कर दिए, पेंट कर दिए। अब ये बताइए कि ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। अब ये अभिलंब है, अब यहाँ से कोई भी रोशनी हम देते हैं, यहाँ से कोई भी रोशनी हम देते हैं, तो यहाँ हमको ऑप्शन में बताइएगा कि ए में कितना डिग्री का आपतन कोण होगा। ये बताइए कि आपतन कोण बताना है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कितना होगा, और प्रवर्तन, प्रवर्तन कोण कितना होगा। प्रवर्तन कोण बताना है, ऑप्शन हम ले लेते हैं। ये हो गया 20 डिग्री, बी हो गया 40 डिग्री, सी हो जाएगा 30 डिग्री, और डी हो गया, ये हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। एक कमेंट में हमको आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। इस प्रश्न में हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी सूर्य है, जो सूर्य की रोशनी है, जो सीधे अभिलंब पर काम कर रहा है। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं क्योंकि बनेगा नहीं, इसमें 4 ऑप्शन में नहीं आंसर दिया गया है। एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, अगर कोई भी रोशनी अगर 90 डिग्री पर पड़ता है, कोई भी रोशनी अगर 90 डिग्री पर पड़ता है, तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण 0 डिग्री बनाता है। तो यहाँ ई ऑप्शन में लिख लीजिएगा कि इसका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब समझिएगा कैसे पड़ता है। अगर यहाँ से रोशनी दीजिएगा तो रोशनी सीधे इस पर खड़ा पड़ेगा, रोशनी इस पर किस क्या पड़ेगा, तो खड़ा पड़ेगा, और फिर परिवर्तन के बाद फिर सीधे वापस लौट जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कि आपतन कोण भी क्या बनाया, 0 डिग्री, और परिवर्तन कोण भी बनाया कितना, 0 डिग्री। ये भी प्रश्न ग्रुप बी में पिछला बार बना था, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर कोई भी किरण अगर 90 डिग्री पर पड़ता है, तो परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परिवर्तन कोण क्या बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। ये जरूर लिखिएगा। दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरे प्रश्न यहाँ देखिएगा,
ये बताइए कि ये हो गया अविलंब, ये क्या हो गया अविलंब, समझिए। इसको हम प्रिंट करते हैं, इसका हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि कोई भी किरणें को हम इस तरफ से भेज रहे हैं, कोई भी किरणें को इस तरफ से भेज रहे हैं, और भेजने के बाद ये दर्पण के साथ अगर मानते हैं कि 25 डिग्री का कोण बनाता है, दर्पण के साथ 25 डिग्री का कोण बनाता है, तो बताइए कि परावर्तन के बाद, परावर्तन और दर्पण के साथ ही कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये आपको बताना है कि परावर्तन और दर्पण के साथ, क्योंकि ये कौन था तो आपतित किरण था, ये कौन सा किरण था तो ये आपतित किरण था, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे तो इसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे, ये सारा लिखाया हुआ भी है, ये परावर्तित परावर्तित किरण है। हम पूछे हैं कि परावर्तित किरण और समतल दर्पण, हम इसको लिख सकते हैं समतल, समतल दर्पण। तो ये बताइए कि परावर्तित किरण और समतल दर्पण के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, ये हमको आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का जो बेसिक था। अब इसका थोड़ा एडवांस लेवल बढ़ता है, और एडवांस में आपको स्नेल का नियम पढ़ना है, ठीक है। तो एक अलग वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल भी करवाना जरूरी है, तभी आपको स्नेल का नियम भी समझ में आएगा। आगे हम चलते हैं समतल दर्पण के बारे में देखेंगे। अब समतल दर्पण के स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट याद रखिएगा। देखिएगा, हम पॉइंट जोड़ने का काम करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम लेंस के बारे में जिक्र किए थे और दर्पण के बारे में जिक्र किए थे। अब प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि बताइए कि लेंस किस पर काम करता है और दर्पण किस पर काम करता है। इन दोनों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका सेपरेट वीडियो चला गया है। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं लेंस के बारे में, लेंस के बारे में, अब दूसरा अगर हम देखेंगे तो दर्पण के बारे में देखेंगे। तो ये बताइए कि लेंस जो काम करता है वो प्रकाश का, प्रकाश के अपवर्तन पर काम करता है, अपवर्तन पर काम करता है। लेकिन अगर दर्पण बोलेगा तो दर्पण होता है जो प्रकाश के, प्रकाश के परावर्तन पर, परावर्तन पर काम करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि लेंस है जो प्रकाश के अपवर्तन पर काम करता है, और दर्पण है जो प्रकाश के परावर्तन पर काम करता है। दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि जो आईना आप देखे होंगे, तो आईना होता है जो बाहर की ओर पेंट किया हुआ रहता है। अगर वही पेंट अगर हटा दीजिएगा तो एक आम लेंस की तरह काम करने लगेगा, या अपवर्तन की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरणें पहुंच जाती है। लेकिन वही अगर साइड से उसको पेंट कर दीजिएगा, जैसे समझिएगा, देखिए अगर ये आर पार जा रहा है, इस साइड से इस साइड में अगर दिख जा रहा है, तो ये लेंस की तरह काम करेगा, ठीक है, या अपवर्तन होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जा रहा है। लेकिन अगर इसी को हम एक साइड से पेंट करते हैं, तो एक साइड से पेंट करने पर इस पर अगर प्रकाश डालेंगे तो क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा, और परावर्तित कर देगा, तो यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन जो काम करता है कौन करता है, दर्पण काम करता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो दर्पण पर काम करता है, और प्रकाश का अपवर्तन होता है जो लेंस पर काम करता है। जब लेंस और दर्पण पढ़ाए होंगे तब थोड़ा जोड़ने का प्रयास वहां भी किए होंगे, क्योंकि लेंस जो है अपवर्तन पर काम करेगा और दर्पण है जो परावर्तन पर काम करेगा। तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में देखिएगा। या एक काम करते हैं, समतल दर्पण और स्नेल का नियम में एक वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे, वो भी 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा, क्योंकि इसमें लंबा हो जाएगा। और समतल दर्पण का कुछ थ्योरी भी लिखाएंगे जहां से प्रश्न ज्यादा बनता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।